गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नॉर्थ सेट के बारे में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप देख सकोगे कैसे एमसीक्यू नॉर्थ सेट में आते रहते हो और आपको प्रिपरेशन भी हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर द नॉर्थ सेट 6 एग्जाम। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है? एंटीडोट ऑफ द MgSO4 इज। MgSO4 का एंटीडोट के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम सब एंटीडोट के बारे में देख लेते हैं वन बाय वन, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। पहले मैं हिपेरिन का पढ़ा लेता हूँ, हिपेरिन का बहुत पूछा गया है इसलिए। एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन, प्रोटेमाइन सल्फेट। कौन आएगा? प्रोटेमाइन सल्फेट। नेक्स्ट वन इज एंटीडोट ऑफ द ओपियोइड ड्रग। किसका बोल रहा हूं मैं? एंटीडोट ऑफ ओपियोइड ड्रग। तो उसका क्या आएगा? नालोक्सोन। क्या आएगा? नालोक्सोन। वो क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है, नालोक्सोन। और लास्ट वन इज द एंटीडोट ऑफ द MgSO4। किसका? MgSO4 का क्या आएगा स्टूडेंट? कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुत एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन पूछा है। क्या आएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैंने ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोनेट आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोनेट आएगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? एंटीडोट ऑफ द MgSO4। चलिए एमसीक्यू में पढ़ लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्या आएगा? नालोक्सन। नालोक्सन मैंने अभी बताया किसका एंटीडोट है? ओपियोइड ड्रग का। किसका आएगा? ओपियोइड ड्रग का। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेमाइन सल्फेट। प्रोटेमाइन सल्फेट किसका आएगा? एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन। किसका आएगा? हिपेरिन का। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड, ऐसा कुछ आता ही नहीं। लास्ट वन इज द कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द करेक्ट आंसर। तो एंटीडोट ऑफ द MgSO4 का सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द करेक्ट आंसर। एंटीडोट ऑफ द ओपियोइड ड्रग कौन आएगा? नालोक्सोन। एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन कौन सी आएगी? प्रोटेमाइन सल्फेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड एमसीक्यू डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे दूसरा एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। ड्रग के बारे में पूछा गया है। फेमोटिडिन कौन सी ड्रग है? फेमोटिडिन इज द प्रिस्क्राइब फॉर द क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले पेशेंट को क्या दी हुई है? फेमोटिडिन। द क्लाइंट आस्क द नर्स व्हाट दिस मेडिकेशन डज। ये मेडिकेशन करती क्या है? तो एज ए नर्स आपका जवाब क्या आएगा? पहला क्या आएगा? इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। दूसरा क्या आएगा? न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। तीसरा फैसिलिटेट द हिस्टामाइन रिलीज। द लास्ट वन इज द इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रेनिटिडिन, निजेडिटिन और फेमोटिडिन कौन सी ड्रग है? H2 रिसेप्टर ड्रग है। कौन सी है? H2 रिसेप्टर ड्रग है। कौन सी ड्रग आएगी स्टूडेंट? H2 रिसेप्टर ड्रग आएगी। एक मिनट में लिख देता हूं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या है? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या करेगी वो? देख लेते हैं। तो पहले तो वो समझ लीजिए इसका मेन एक्शन क्या है। प्रिवेंट एंड ट्रीट द हार्ट बर्न। क्या करेगी? ट्रीट द हार्ट बर्न। जो हार्ट बर्न होता है उसे हम ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज होता है। और एसिडिटी के लिए, किसमें? एसिडिटी। अगर एसिड का लेवल स्टमक में इंक्रीज हो गया तो उसको कम करने के लिए भी हम क्या ये ड्रग देंगे? फेमोटिडिन देंगे। नेक्स्ट उसका काम क्या होगा? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो ब्लॉक द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन। क्या करेगा ये? ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। किसकी एक्शन को ब्लॉक कर देगी? हिस्टामाइन की एक्शन को भी क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। अगर हिस्टामाइन की
एक्शन को ब्लॉक कर देगी तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामाइन करता क्या है। तो याद रखिए हिस्टामाइन क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है। क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है द पैराइटल सेल को। किसको करेगा, पैराइटल सेल को स्टिम्युलेट करता है। और पैराइटल सेल क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड। तो इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ट्रीट किसके लिए करेंगे, एसिडिटी को कम करेंगे या फिर हार्टबर्न के लिए, यानी कि एसिड का जो लेवल बढ़ गया है हमारी बॉडी में, स्टमक में, उसको वो कम कर देंगे। कैसे करेंगे, ब्लॉक द एक्शन। किसकी एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, हिस्टामाइन की। हिस्टामाइन का काम क्या है, स्टिमुलेट करता है किसको, पैराइटल सेल को। वो क्या करता है, टू प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड। अगर हम हिस्टामाइन को ही ब्लॉक कर देते हैं तो हिस्टामाइन अपना एक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हिस्टामाइन अपना एक्शन नहीं कर पाएगा तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो इजीली हम क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिड का जो लेवल है वो क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। तो इसमें देखिए इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, नहीं, ऐसा कुछ करता ही नहीं है। न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी, नहीं। फैसिलिटेट द हिस्टामाइन रिलीज, रिलीज तो करना ही नहीं है, उसको ब्लॉक करना है। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनहिबिट कम कर देंगे, क्या कम कर देंगे, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। और वो क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इट विल बी डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन बाय द इनहिबिटिंग द H2 रिसेप्टर, यानी कि जो पैराइटल सेल है उसे क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है ये क्वेश्चन। आपने अभी तक मेरी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था। एट विच एज, बहुत इजी आंसर है, पीडियाट्रिक का है, देख लेते हैं। At which age head circumference will be become the equal to chest circumference? कौन सी एज में हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस इक्वल हो जाते हैं? तो एट एज द एज ऑफ द 12 मंथ, इट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, 12 मंथ आएगा। कौन सा आएगा, 12 मंथ आएगा। या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, 1 ईयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 ईयर बोल सकते हैं। और 1 ईयर में क्या देखने को मिलेगा, हेड सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, चेस्ट सर्कम्फरेंस। HC यानी कि हेड सर्कम्फरेंस, CC का मीनिंग क्या बोल सकता हूँ, चेस्ट सर्कम्फरेंस। दूसरा भी पढ़ लेते, नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस एट द बर्थ। क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस एट द बर्थ टाइम। नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस कितना होना चाहिए, 31 से लेके 33 सेंटीमीटर। और नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस, क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस एट द बर्थ टाइम कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। अब सिंपल सा लॉजिक दौड़ाइए, हेड सर्कम्फरेंस इज 2 सेंटीमीटर मोर देन चेस्ट सर्कम्फरेंस एट द बर्थ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसलिए मैंने पढ़ा लिया। नॉर्मल चेस्ट सर्कम्फरेंस कितना होता है, 31 से लेके 33। हेड सर्कम्फरेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। यानी कि हेड सर्कम्फरेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, कंपेयर टू द चेस्ट सर्कम्फरेंस एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो समझ में आ गया, हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस इक्वल कब होते हैं, एट द एज ऑफ द 1 ईयर। यानी कि सही आंसर कौन सा आएगा, 12 मंथ्स। इट्स अ करेक्ट आंसर। पता चल गया स्टूडेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, साइकेट्रिक रिलेटेड है। मैंने सारे सब्जेक्ट के सॉल्व किया है, जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे और अच्छा लगे लेक्चर, आपको पता भी चले, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज भी बढ़ता रहे। विच इज द कंडीशन क्लाइंट मे बी हैव द सर्क्यूटियस एंड द नॉन डायरेक्ट थिंकिंग। कैसे थिंकिंग रहती है, वो थिंकिंग के रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करेगा। और द स्पीच दैट डिग्रेस फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ द कन्वर्जन एंड क्लाइंट नेवर रिटर्न टू द मेन पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो भी सीधा है वो सीधा पॉइंट में वो आएगा ही नहीं है। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो उसका आंसर गलत ही देगा, और वो सही ढंग से वो सच सच जो आंसर होता है वो राइट आंसर वो कभी देगा ही नहीं। तो उसका मीनिंग क्या, पहला क्या आएगा, टेंजेंशियली। दूसरा क्या आएगा, सर्कमस्टेंशियली, इकोप्रेक्सिया एंड द इकोलेलिया। तो आइए चलिए वन बाय वन हम समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मैं बोल दूं तो आपको क्या है उसका नॉलेज भी नहीं रहेगा दूसरे दिन का। तो हम वन बाय वन हम सीख ही लेते हैं सब, जो साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी इसमें जो पढ़ाई है उसमें जो एमसीक्यू में है वो। तो चलिए पहले क्या आएगी, सर्कमस्टेंशियलिटी।
सर्कमस्टेंशियलिटी, उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले। इन विच क्लाइंट मे कम ऑन द टॉपिक, क्लाइंट मे कम ऑन टॉपिक, come on topic after the unnecessary talking, after unnecessary talking। सिंपल सी बात है, क्लाइंट को कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसका आंसर देता है, लेकिन वो क्या करेगा, पहले अननेसेसरी टॉकिंग करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दे दूं, मैं आपको पूछूंगा कि आप कहाँ के हो, तो वो कुछ बातें करने स्टार्ट कर रहा है, जैसे कोई स्टोरी सुनाने हमें देगा कि एक गांव में ऐसा था, ऐसा हो गया, और फिर उसका आंसर देगा, लेकिन क्या बोलेगा, उसके थोड़ी देर के बाद बोलेगा। सर्कमस्टेंस का मीनिंग क्या होगा, गोल गोल घुमाने का बात को, वो डायरेक्टली आंसर आपको नहीं देगा। जैसे चोर बोलते हैं ना, पुलिस पूछती है क्वेश्चन, तो चोर कैसे घुमा घुमा के आंसर देता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। चलिए स्टूडेंट, अब आगे इकोप्रेक्सिया सीख लेते हैं। कौन सा सीख लेते हैं, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया का मीनिंग क्या, मीनिंग फोन रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट जो होती है उसका क्या करेगा, वो रिपीटेशन करेगा। फिजिकल मूवमेंट का क्या करेंगे, वो रिपीटेशन करेंगे। क्या करेंगे, फिजिकल मूवमेंट का क्या करेंगे, रिपीटेशन ऑफ द अनदर पर्सन। अगर कोई पर्सन है वो कोई चीज एक ही बार करता रहता हो तो उसका क्या करेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर मैं कंटिन्यू हैंड वॉशिंग कर रहा हूँ तो सामने वाला पेशेंट भी क्या करता रहेगा, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करता रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोप्रेक्सिया। अगर मैं बार बार अपने बाल में खुजाता रहा हूँ तो सामने वाला पेशेंट भी क्या करेगा, वही मूवमेंट करता रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया का मीनिंग क्या रहेगा, मीनिंगफुल रिपीटेशन करेगा फिजिकल मूवमेंट का। क्या करेगा, फिजिकल मूवमेंट का क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा अनदर पर्सन, यानी कि दूसरे के। नेक्स्ट वन इज द इकोलेलिया। लास्ट वन इज द क्या आएगा, इकोलेलिया। इसमें भी सेम ही है, लेकिन इसमें क्या, रिपीटेशन ऑफ द अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड्स। जो भी वर्ड्स होते हैं उसको बार बार दोहराता रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले दूं कि मेरा नाम राम है, राम राम राम, तो वो बार बार क्या बोलेगा, राम 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 राम, यानी कि कंटिन्यूस क्या बोलता रहता है, स्पोकन वर्ड्स को रिपीटेशन करता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या, रिपीटेशन ऑफ द स्पोकन वर्ड। इकोप्रेक्सिया का मीनिंग क्या, रिपीटेशन ऑफ द कंटिन्यूस फिजिकल मूवमेंट। लास्ट वन इज द टेंजेंशियली, जो मैं ऑप्शन ए है वो देख लेते हैं, टेंजेंशियली। अब टेंजेंशियली में क्या होता है, अगर आपको कुछ पूछे, चलो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर हम पेशेंट को एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ वाज योर वीक, वो पर्सन रिस्पॉन्स देगा, लेकिन क्या देगा, व्हेन आई वाज 5 माय कैट वाज किल्ड। उसने आंसर क्या दिया, मेरी बिल्ली मर गई थी जब मैं 5 स्टैंडर्ड में, यानी कि 5 साल का था तब। तो वो रिस्पॉन्स देता है ऐसे, तो उसका मतलब क्या, वो सीधा आंसर, तो आंसर पे टॉपिक पे आएगा ही नहीं। हम कुछ भी पूछेंगे तो उसका आंसर वो देगा ही नहीं, वो कभी भी मेन टॉपिक के बारे में आएगा ही नहीं, तो उससे क्या बोलते हैं, टेंजेंशियलिटी। अगर हम पूछे कि कैसा रहा ये तुम्हारा वीक, तो वो क्या बोलेगा, मैं जब 5 साल का था तब मेरी एक बिल्ली मर गई थी। वो क्वेश्चन का आंसर कुछ रिलेशन लग रहा है आपको, अगर नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, टेंजेंशियली। अगर कुछ आंसर रिलेशन में आता है, बार बार घुमा के बाद वो आंसर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। तो पता चला, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, टेंजेंशियली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन, वो भी शानदार है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पता चला ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैंने अभी जो IKDRS का पेपर सॉल्व किया था, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, अगला आएगा। चलिए फिर, अनसेकेबल बिलीफ इज नॉन एज द, अनसेकेबल बिलीफ इज नॉन एज द एल्यूजनिज्म, एल्यूजन, डेल्यूजन या फिर परसेप्शन। फिर से बोल रहा हूँ, अनसेकेबल बिलीफ इज द नॉन एज द हेल्यूजनिज्म, एल्यूजन, डेल्यूजन या फिर क्या आएगा, परसेप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल्यूजन पहले समझ लेते हैं, वो तीनों टॉपिक में एक बार पढ़ा ही लेता हूँ, यानी कि साइकेट्रिक में अगर ये 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने
पिछले एमसीक्यू में मैं 3 टर्मिनोलॉजी मैंने सिखा दी, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी और द लास्ट वन इज द कौन सी थी, टेंजेंशियलिटी। इसमें मैं सिखा देता हूँ डेल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, हेल्यूजिनेशन। यानी 6 टर्मिनोलॉजी मैंने साइकियाट्रिक के इजीली इसी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा ली, तो इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो चलिए पहले डेल्यूजन समझ लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय द डेल्यूजन। क्या आएगा, डेल्यूजन। व्हाट यू मीन बाय द डेल्यूजन, अनसेकेबल फॉल्स, क्या आएगा, अनसेकेबल false and fixed belief about something ओके। उसका मीनिंग क्या होता है, अनसेकेबल फॉल्स यानी कि गलत, और फिक्स्ड बिलीफ रहती है अबाउट समथिंग या किसी भी चीज के लिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। हम ऐसे चीज में बिलीव रखते हैं जो कभी भी सच नहीं होती। एग्जाम्पल दे देता हूँ, he seems to be under delusion that he is the popular। ऐसा डेल्यूशन रहता है ना, वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ। वास्तव में ऐसी कोई चीज होती है नहीं। तो डेल्यूशन का मतलब क्या, हम क्या जो सपने में जीते हैं ना, वो बोल सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस कॉलेज का मेन मालिक हूँ। ऐसे कई सारे विचारों आपके माइंड में चलते रहते हो, तो वो क्या है, डेल्यूशन। डेल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा, बिलीफ रखते हैं समथिंग बट वो कैसी रहती है, नॉट ट्रू। बिलीफ जो भी रहेगी वो कैसी होगी, नॉट ट्रू, यानी कि अनसेकेबल फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ रहती है। बिलीफ रहेगी लेकिन रॉन्ग, जो भी होगी वो कैसे होगी, रियली में तो रॉन्ग रहेगी। तो डेल्यूशन आपको पता चला। चलिए अब दूसरी चीज सिखा देता हूँ, हेल्यूसिनेशन। कौन सा आएगा स्टूडेंट, हेल्यूसिनेशन। अब हेल्यूसिनेशन का मीनिंग क्या, हियर द साउंड, क्या होगा, हियर द साउंड्स, या फिर वॉइस दैट नोबडी, कोई नहीं होगा, nobody else hears। आपको साउंड सुनाई देता है लेकिन दूसरे जो आजू बाजू के पर्सन होते हैं उनको तो कुछ सुनाई नहीं देता होगा। जैसे कि हेरा फेरी मूवी में बहुत फेमस डायलॉग था, आपको कोई गाना सुनाई दिया, सुनील शेट्टी बोल रहा है ना परेश रावल को कि आपको कोई गाना सुना दिया, परेश रावल बोलते हैं हमें नहीं सुनाई दिया, लेकिन किसको सुनाई देता था, ओनली और ओनली किसको सुनाई देता था, सुनील शेट्टी को। तो वो क्या है, हेल्यूसिनेशन है। जो चीज है ही नहीं लेकिन उसका क्या आभास होता है, उसको क्या दिख रहा था, उसको फॉल्स परसेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स परसेप्शन। क्या आएगा, फॉल्स परसेप्शन। लेकिन उसमें स्टिम्युली होगी, कोई भी स्टिम्युली प्रेजेंट नहीं होगी, विदाउट स्टिम्युली यानी कि कोई चीज होगी ही नहीं है। फॉल्स परसेप्शन यानी कि कुछ भी लगता रहता है कि चलो किसी की आवाज आ रही है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बुला रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनेशन। फॉल्स परसेप्शन होता है विदाउट द एनी टाइप्स ऑफ द स्टिम्युली। और मैंने एग्जांपल दे दिया, हियर द साउंड, साउंड सुनाई देता है लेकिन दूसरों को क्या होगा, दूसरों को वो साउंड नहीं सुनाई देगा होगा। नोबडी एल्स द हियर्स, यानी कि कोई साउंड सुन ही नहीं सकेगा। नेक्स्ट, अब डेल्यूजन पता चल गया। डेल्यूजन में क्या होगा, बिलीव इन समथिंग दैट इज द नॉट ट्रू। कुछ चीजें में बिलीव करेंगे लेकिन वो क्या होगी, नॉट ट्रू, वो सच कभी नहीं होगी। वो सेम्स टू बी अंडर डेल्यूजन दैट इज द पॉपुलर, उसे ऐसा लगता रहता है वो बहुत पॉपुलर है लेकिन है ही नहीं। हेल्यूसिनेशन में क्या रहेगा, फॉल्स परसेप्शन रहेगा विदाउट द एनी टाइप ऑफ द स्टिमुली, कोई स्टिमुली नहीं रहेगा। और लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, इल्यूजन। उसका एग्जांपल तो आप ही बता दो, मैंने इतने सारे बता दिए। इल्यूजन क्या रहेगा, अब इल्यूजन के बारे में बात कर लो तो परसेप्शन विद द रियल स्टिमुली। परसेप्शन रहेगा लेकिन क्या, विथ रियल स्टिमुली। परसेप्शन रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, विद द रियल स्टिमुलाई। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, रात को सो रहा है, अगर उसे लग रहा है कि ये क्या है, रियली में क्या होगी, पेड़ की शाखाएं होगी, लेकिन वो देख के क्या बोलेगा, उसे भूत दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है इधर, भूत दिखाई दे रहा है।
तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ द इल्यूजन। क्या है, इल्यूजन है। कुछ चीज तो है, दूरी देख के ऐसा बोल देगा कि ये तो साफ है, पता चला। उसको दिखता है जरूर, स्टिम्युलाई प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसका परसेप्शन हो कैसा रहेगा, गलत रहेगा। पेड़ की शाखाओं को देख के बच्चा बोलेगा ये तो भूत है, भूत है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं। हेलुसिनेशन में क्या था, स्टिम्युलाई है ही नहीं, लेकिन परसेप्शन भी फॉल्स ही है। इसमें क्या हो गया, परसेप्शन रहेगा लेकिन विद द रियल स्टिम्युलाई रहेगा। कैसा रहेगा, रियल स्टिम्युलाई, स्टिम्युलाई है और परसेप्शन होगा। तो पता चल गया व्हाट यू मीन बाय द डेल्यूशन। डेल्यूशन का मतलब क्या, हम अपने आप को क्या बिलीव रखते हैं कि हम कुछ है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या, कुछ साउंड सुनाई देता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इल्यूजन का मतलब क्या रहेगा, अगर कुछ चीज है तो उसका गलत आंसर दे दे, जैसे कि पेड़ की शाखा देख के हम क्या बोले कि ये तो भूत है। तो समझ में आ गया। तो ये देख लीजिए, अनसेकेबल बिलीफ इज द नोन एज द, बिलीफ के बारे में बोल रहे हैं तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, टेल्यूजन। कौन सा आएगा, टेल्यूजन आएगा, इट इज द अवर करेक्ट आंसर। पता चल रहा है ना, लेक्चर में मजा आ रहा है तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं नोट सेट की बहुत सारे एमसीक्यू डेली पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज, और आगे जाके मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ डेली, तो प्लीज आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। A post-operative client treating in the post-operative general ward. After the 6 days of the abdominal surgery, surgical wounds are opened and intestine protruded from the wound. This type of the surgical emergency is the cause. क्या पूछ रहा है, सर्जरी हो गई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, हमने क्या किया, सर्जिकल वुंड किया है, लेकिन 6 दिन के बाद क्या हो गया, वो वुंड ओपन हो गया है, और वुंड ओपन होने के साथ साथ क्या दिख रहा है, इंटेस्टाइन भी बाहर आ चुके हैं। तो उस सर्जिकल का इमरजेंसी का नाम दिखाइए, मीनिंग बताइए। तो वुंड रप्चर ऐसा कुछ आता नहीं है, वुंड सेप्सिस भी नहीं आता, तो ये दो ऑप्शन में से एक आएगा, वुंड एविसरेशन, और दूसरा क्या आएगा, वुंड डेहिसेंस। क्या आएगा, वुंड डेहिसेंस। अब दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है पता है, अगर कुछ पता हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब सीख लेते हैं, ये दोनों चीजें मैं पढ़ा लेता हूँ। पहले हम पढ़ा लेता हूँ वुंड डेहिसेंस। अब वुंड डेहिसेंस में क्या होता है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल वाउंड। क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल वाउंड। जो सर्जिकल वाउंड होगा वो ओपन तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ड्यू टू प्रेशर। क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव प्रेशर अगर वुंड पर होगा तब उसकी वजह से वुंड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर हमने इम्प्रॉपर स्यूचरिंग की है, अगर वुंड की हमने इम्प्रॉपर स्यूचरिंग की है तो उसकी वजह से भी वुंड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और फिर वुंड हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जो वुंड है क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो वुंड डेहिसेंस का मीनिंग क्या रहेगा, इट इज द ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल वाउंड ड्यू टू, क्यों हो जाएगा, एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, इम्प्रॉपर स्यूचरिंग की वजह से, या फिर वुंड हीलिंग की वजह से। तो इसका मीनिंग पता चल गया, वुंड डेहिसेंस का मीनिंग क्या रहेगा, ओपनिंग ऑफ द वाउंड, किसकी वजह से, अगर हमने गलती से कुछ कर दिया है, इम्प्रॉपर स्यूचरिंग की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से। अब दूसरा क्या आएगा, वुंड एविसरेशन। कौन सा आएगा, वुंड एविसरेशन। अब वुंड एविसरेशन का मतलब क्या, इट इज द ओपनिंग ऑफ द सर्जिकल वाउंड, इसमें भी ओपनिंग होगा सर्जिकल वाउंड, लेकिन विद द इंटरनल ऑर्गन। क्या आएगा, विद द इंटरनल ऑर्गन। पता चला, सिंपल सी बात है। दोनों वुंड में एक ही बात याद रखना है, एविसरेशन में क्या होगा, वुंड का ओपन होगा लेकिन किसके साथ, विद द इंटरनल ऑर्गन के साथ प्रोट्रूडेस होगा। वुंड डेहिसेंस में क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द वाउंड होगा लेकिन वो किसके वजह से, प्रेशर के वजह से, प्रॉपर स्यूचरिंग के लिए, उसके साथ कुछ आएगा नहीं, यानी कि कुछ प्रोट्रूडेस नहीं होगा। लेकिन एविसरेशन में क्या होगा, वुंड ओपन होगा लेकिन विद द इंटरनल ऑर्गन के साथ। तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर, वुंड एविसरेशन, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो पता चला। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था,
ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया था, जो पिछली मैंने ITDRS की सीरीज पढ़ाई थी ना वो, हाँ, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाया था। तो फंक्शन ऑफ द कुफर सेल्स, कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, कुफर सेल। तो पहले कुफर सेल ही पढ़ लेते हैं ना, कुफर सेल है क्या, उसका फंक्शन क्या, तो इजीली आपको आइडिया आ जाएगा। तो कुफर सेल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, व्हाट यू मीन बाय द कुफर सेल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कुफर सेल के बारे में। कुफर सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपको पता है? कुफर सेल आर प्रेजेंट इनटू द लीवर। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? इनटू द लीवर में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर? लीवर में। एंड इट फंक्शन फैगोसाइटोसिस। उसका फंक्शन क्या रहेगा? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या? डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करेगा? डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या कर देगा? किल कर देगा। कुफर सेल लाइक एज द मैक्रोफेज। लाइक एज कैसा है? मैक्रोफेजिस की तरह काम करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, जिससे क्या बोलेगा? लीवर को क्या मिलेगा? बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आई होप आपको पता चल गया होगा कुफर सेल का क्या फंक्शन होगा। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या स्टूडेंट? डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल कर देगा, यानी कि लीवर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट नहीं होने देगा, वो किल ही कर देगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? उसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? फैगोसाइटिक फंक्शन। और कुफर सेल कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? लीवर में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट? लीवर में। चलिए स्टूडेंट फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। विच पार्ट ऑफ टंग सेंस द स्वीटनेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम रोज बाहर का बहुत खाते हैं ना, तो चलिए आज टंग के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा स्वाद अच्छा लगता है, कौन सा स्वाद ज्यादा कड़वा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं जो टेस्ट होते हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद आप ये आंसर देना। जो टंग का एंटीरियर पार्ट रहता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर टंग, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, वो किसके लिए होता है? स्वीट टेस्ट के लिए। किसके लिए? स्वीट टेस्ट के लिए। यानी कि ट्रिक के आगे रखना ए, यानी कि एंटीरियर। एंटीरियर एंटीरियर का मीनिंग क्या? आगे मीठा। याद रखना, आगे क्या? मीठा। ट्रिक बोल रहा हूँ, यानी कि आपको समझ में आ जाए, याद रह जाएगा। ए का मतलब क्या? आगे मीठा ही होगा, याद रखना। उसके बाद चलिए आगे चलता हूँ। पोस्टीरियर या बैक साइड, क्या आएगा? पोस्टीरियर और द बैक साइड। बी यानी कि बैक साइड, यानी कि बी का मतलब क्या? बिटर। कौन सा आएगा? कड़वा। बिटर जो टेस्ट आएगा उसे क्या बोलता है? बिटर। तो दूसरी ट्रिक क्या? ए का मतलब क्या होगा? आगे मीठा। बी का मतलब क्या? बाइटर, यानी कि बैक साइड, पोस्टीरियर साइड। और लास्ट वन इज द लेटरल साइड स्टूडेंट। कौन सा आएगा? लेटरल साइड। कौन सा स्टूडेंट बोल रहा हूँ? लेटरल साइड। लेटरल साइड कौन सा आएगा? सॉल्टी और सॉर। कौन सा आएगा? सॉल्टी और सॉर ट्विस्ट आएगा। तो पता चला, लेटरल साइड यानी कि एस से नाम रखना, साइड यानी कि क्या आएगा? सॉल्टी। तो आपको तीन ट्रिक बता दी। ए यानी कि आगे का मीठा, बी यानी बीटर, और एस यानी कि ए बी एस याद रखना। कौन सा याद रखना? ए बी एस। एंटीरियर यानी कि आगे मीठा होगा, बी बाइटर होगा, और एस यानी कि साइड का क्या होगा? सॉल्टी रहेगा। कैसा रहेगा? सॉल्टी रहेगा। तो पता चला स्टूडेंट। अब चलिए क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। विच पार्ट ऑफ द टंग सेंस द स्वीटनेस? स्वीटनेस आया, ए का मतलब आगे मीठा, तो आगे मीठा यानी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। पता चल रहा है ना स्टूडेंट? बहुत मजा आ रहा होगा मेरे लेक्चर में। प्लीज मेरे चैनल को आज फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। डबल बबल साइन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा साइन बोल रहा हूं मैं? डबल बबल साइन इज द साइन इन द साइन ऑफ द कैरेक्टरिस्ट ऑफ द विच डिजीज? कौन से डिजीज में डबल बबल साइन देखने को मिलता है? पता है?
तो एक में आता है डियोडेनल एट्रेसिया। क्या बोल रहा हूं मैं? डियोडेनल एट्रेसिया। डियोडेनल एट्रेसिया का मीनिंग क्या? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉयल। कौन सा बोल रहा हूं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉयल, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉयल कौन कौन सा होगा? डियोडिनम। कौन सा होगा? डियोडिनम। हैज नॉट डेवलप। क्या नहीं हो पाएगा? डेवलप नहीं हो पाएगा। हैज नॉट डेवलप प्रॉपरली। उसमें डबल साइन देखने को मिलता है। डियोडेनल एट्रेसिया का मीनिंग क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट जो भी हमारे स्मॉल बॉयल यानी कि डियोडिनम रहता है वो कैसा होगा? नॉट डेवलप, यानी कि प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डियोडेनल एट्रेसिया बोलते हैं। इट इज द करेक्ट आंसर। अब इंटरसेप्शन का मीनिंग क्या है? टेलीस्कोपिंग। इंटरसेप्शन का मीनिंग क्या रहेगा? टेलीस्कोपिंग, यानी कि टेलीस्कोपिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किसका? इंटेस्टाइन का। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मीनिंग क्या है? नैरो हो जाएगा। कौन सा पार्ट? पाइलोरिक पार्ट। नैरो पार्ट ऑफ द पाइलोरिक पार्ट्स। डियोडेनल अल्सर का मतलब क्या, मीनिंग क्या रहेगा? अल्सरेशन देखने को मिलेगा। कौन से पार्ट में? डियोडिनम में। कौन से? डियोडिनम में। तो उस चारों में से कोई भी नहीं रहेगा, तीनों में से कोई नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? डियोडेनल एट्रेसिया, जिसमें क्या देखने को मिलेगा? डबल साइन देखने को मिलेगा। और उसका मीनिंग क्या रहेगा? जो भी डियोडिनम है वो डेवलप प्रॉपरली नहीं होगा। चलिए फिर आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका आंसर सीधा ही है। इसमें कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ड्रग ऑफ द चॉइस मैनेजमेंट ऑफ द वजाइनल ट्रैकोमेनाइस। कौन सा आएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं आ सकता, ऑक्सीटोसिन भी नहीं, जेंटामाइसिन भी नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? मेट्रोनिडाजोल। कौन सा आएगा स्टूडेंट? मेट्रोनिडाजोल। ये ड्रग ऑफ चॉइस बहुत पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू सीरीज में इंक्लूड किया हुआ। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द वेजाइनल ट्रैकोमेनियस कौन सी आएगी? मेट्रोनिडाजोल। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। और आज का मेरा जो पहला लेक्चर था जो नॉर्सेट 6 के लिए रिगार्डिंग था, तो मैंने शुरुआत का जो पहला लेक्चर छोटा सा बनाया है, क्योंकि आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा है। तो मैं अगले कंटिन्यूस एमसीक्यू सीरीज थोड़ी बढ़ाता रहा हूँ, और वो मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, और वो मैं डेली में दूंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं धीरे धीरे आगे शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ, जैसे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट टेक हो वो पढ़ानी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले नए लेक्चर में।